हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन एज की करंट अफेयर्स, जो कि हम लोग 5 जैन की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, मंथली मैगजीन अभी तक नहीं आई है जो ऑनलाइन इनके वेबसाइट पे अपलोड होती है। मैं वहीं से डाउनलोड करके आप लोग को लेसन प्रोवाइड करती हूँ, बट मुझे वहाँ पे अभी तक नहीं मिला है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन किसी के भी पास अगर जनवरी 2021 की पीडीएफ होगी विज़न आईएएस की मंथली मैगजीन की, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो risika ch77@gmail.com। मैं फिर वहाँ से आप लोग के लिए ज़रूर उस पीडीएफ के थ्रू आप लोग को लेसन ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। लेकिन जब तक पीडीएफ नहीं मुझे मिलती है तब तक मैं इसी तरीके से आप लोग के एटलीस्ट जनवरी मंथ की जितनी भी टॉपिक है उसको समझ जाइए, उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो है कि ईरान के द्वारा यूरेनियम इनरिचमेंट को सेटअप किया गया है, और इस इन न्यूज़ को कंफर्म किया गया है हमारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो यूनाइटेड नेशन की न्यूक्लियर वॉच डॉग है। कहने का मतलब है कि ये हर एक कंट्री के ऊपर नज़र बना कर रखते कि कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा जो है यूरेनियम इनरिचमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर अपनी कंट्री में न्यूक्लियर खुद को न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे अभी कंफर्म किया गया है इनके द्वारा कि ईरान के द्वारा प्लान किया जा रहा है कि यूरेनियम को वो इनरिच करेंगे और 20% प्योरिटी तक। तो यहाँ पे देखिए, ईरान का जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम है वो आपका 2015 से पहले का था, जब ये इंटर्ड हुआ था JCPOA प्रोग्राम में, जो कि P5+1 कंट्रीज़ के साथ, जिसको कि हम लोग प्यार से ईरान डील भी कहते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं। ठीक है, तो ये पहले आप लोग समझिए कि JCPOA ये है क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो एक्चुअली ये एक तरीके का एग्रीमेंट है जो कि P5+1 कंट्रीज़ के साथ इसको साइन किया गया था। P5 कहने का मतलब है कि जो यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट कंट्रीज़ है, जो कि आपका चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, US है, और +1 है वो यहाँ पे जर्मनी कंट्री है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि +1 में 1 कंट्री कौन सी है, तो ये जर्मनी है। और P5 कौन से है, 5 परमानेंट कंट्रीज़ ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इनके द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 14 जुलाई 2015 में, जिसको हम लोग न्यूक्लियर डील कहते हैं। और न्यूक्लियर डील इंडोर्स किया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2231। ईरान का जो कंप्लाइंस था कि वो न्यूक्लियर रिलेटेड जितनी भी प्रोविजंस है उसको वो मानेंगे और वेरीफाई करेंगे कि वो अपने यहाँ जो न्यूक्लियर रिलेटेड जो भी काम कर रहे थे उनको वो रोक देंगे। मई 2018 में एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुई, ईरान इस डील को लेकर काफ़ी ज़्यादा लॉयल था। ईरान अपने कंट्री में जो न्यूक्लियर रिलेटेड जो भी काम कर रहे थे वो उसको रोक रहे थे, कम कर रहे थे, और साथ ही साथ यूरेनियम के ऊपर यूरेनियम इनरिचमेंट का जो प्रोग्राम था वो उनका बंद कर दिया गया था। बट एक्चुअली प्रॉब्लम निकल कर आया 2018 में, जब उस समय यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि ईरान जो न्यूक्लियर डील है उसके साथ वो लॉयल नहीं है, अपने कंट्री में वो कहीं ना कहीं यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनको ये कहीं ना कहीं गलत लगा, और वो बोले कि वो इस न्यूक्लियर डील से बाहर होना चाहते हैं। इट मीन्स कि JCPOA से वो बाहर हो जाएंगे। तो वो बाहर हो भी गए थे, तो इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को आप ध्यान रखना है। ठीक है, इनरिच्ड यूरेनियम को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, रिएक्टर फ्यूल में यूज़ कर सकते हैं, और न्यूक्लियर बम बनाने में यूज़ कर सकते हैं। वेपन ग्रेड यूरेनियम जो है ना वो 90% तक प्योरिटी होती है इसकी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल पॉइंट्स है जो कि आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब हमारा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ऑलरेडी इस एजेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछ चुकी है। नेक्स्ट लेसन में मैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को ज़रूर आप लोग देखते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, जिससे आपको समझ में आएगा ना कि यूपीएससी में किस तरीके के जो टॉपिक होते हैं उसको उठाया जाता है और किस तरीके का ऑप्शन बनाया जाता है। जो स्टेटमेंट आप लोग देखते हो ना वो किस तरीके का बनाया जाता है और आपको कैसे सॉल्व करना है, ये अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स समझ गए तो फिर आपके लिए प्रीलिम्स कोई भी हर्डल वाली बात नहीं होगी। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में अगर देखें तो 1957 में इसको सेटअप किया गया था। और क्यों सेटअप किया गया था, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के यूज़ को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, और पीसफुल तरीके से इसका इस्तेमाल हो। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जिसको NPT भी कहते हैं, और कुछ और भी ट्रीटीज़ है जो कि इस तरीके का लाया गया था, जिसमें कि न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट में, जो न्यूक्लियर वेपन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, जितने भी डेवलप कंट्रीज़ है वो अपने यहाँ न्यूक्लियर वेपन बना रहे थे, तो उनको यहाँ पे रोकने के लिए इस तरीके का NPT और अदर ट्रीटीज़ भी लाया गया। कुछ कंट्रीज़ में आप देखोगे कि IAEA के द्वारा कुछ सेफगार्ड अप्लाई किया जाता है उस एग्रीमेंट के अंदर, और यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल, फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट और कुछ अदर जो मटेरियल्स स्पेसिफाई किया गया एग्रीमेंट में वो सिर्फ यहाँ पे कवर होता है, और उसमें से एक इंडिया भी है।
इंडिया के द्वारा आप देखो कि हम लोग सेफ गार्ड लेते, जिसमें कि हम ये रखें कि डेजिग्नेशन, वीज़ास, इंस्पेक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम, वो भी किसके लिए, तो न्यूक्लियर जो वेपन है उसके लिए। रिसेंटली इंडिया के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि नंबर ऑफ जो न्यू रिएक्टर्स है, इसको यहाँ पे IAEA का जो सेफ गार्ड है उसके तहत इसको रिप्लेस किया जाएगा। और तभी किया जाएगा जब यूरेनियम प्रोसेस्ड जो होता है ना, उसके द्वारा जो फ्यूल्ड है उसको अगर एक्सेस कर लिया जाए अब्रॉड से, तो फिर यहाँ पे अपने यहाँ जितने भी न्यू नंबर ऑफ न्यू जो रिएक्टर्स हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे द्वारा भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। हम लोग भी इस चीज़ को बोलते हैं कि न्यूक्लियर जो वेपन्स बनाए जाते हैं उनके अगेंस्ट में है, हम लोग भी उनके अगेंस्ट में ही हैं। तो देखते हैं, वैसे तो NPT नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है वो तो आपका चलते ही रह रहा है। हालांकि हम लोग बहुत सारे ट्रीटीज़ ऐसे हैं जिसको कि साइन नहीं किए, हम लोग साइन नहीं किए हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग जो है न्यूक्लियर वेपन को बनाते नहीं है, लेकिन हाँ न्यूक्लियर वेपन अपने कंट्री में ज़रूर रखते हैं। क्योंकि एक साइड हमारा यहाँ पे पाकिस्तान है, वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में चाइना है। अब ये दोनों कंट्री पास्ट में ऐसे हरकत कर चुके हैं, ऐसा इनके द्वारा वॉर कर दिया गया है हमारे कंट्री के साथ, तो हम लोग को सतर्क रहना पड़ेगा। मान लीजिए कल को चाइना और या फिर पाकिस्तान जो है हमारे कंट्री में वॉर लाइक सिचुएशन अराइज हो जाती है, या फिर हमारे कंट्री में अटैक कर देते और हमारे पास इस तरीके का वेपन नहीं रहेगा, तो फिर हम लोग अपने कंट्री को कैसे डिफेंड कर पाएंगे। इसलिए हम लोग सिर्फ डिफेंडिंग मोड में रहने के लिए इस तरीके का न्यूक्लियर वेपन को रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जो कि इंडिया के द्वारा हाई लेवल ग्रुप को सेटअप किया गया है साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तो ये है क्या, अब ये आप लोग देखो कि साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी ये आपका सेटअप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑप्टिमल डेवलपमेंट करना है जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग को यहाँ पे जो कॉपरेशन है वो बायलैटरल, सब रीजनल और रीजनल बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे समझ के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अपने यहाँ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, इससे इंडिया का क्या होगा ना कि हमारा जो एनर्जी सॉल्यूशन है वो और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होगा। सेंट्रलाइज कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ एक जगह आपको मिलना, लेकिन डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ आपका डिस्ट्रीब्यूट होना। तो इससे हमारा जो एनर्जी सॉल्यूशन है वो डिसेंट्रलाइज हो पाएगा हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, और जो जनरेशन एसेट है उसका यूटिलाइजेशन बेटर तरीके से हो पाएगा। इट मीन्स कि जो हम लोग यहाँ पे एनर्जी जनरेट कर रहे हैं ना, और जो एनर्जी का सॉल्यूशन है वो हमारा जो है और बेटर तरीके से हो पाएगा। इससे क्या है कि हमारा जो पर कैपिटा कंजप्शन है एनर्जी का, क्योंकि आप लोग देखते हो कि एनर्जी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, और पर कैपिटा कंजप्शन देखिए यानी कि एक लोग यहाँ पे कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो जिस तरीके से ये बढ़ते जा रहा है ना, उसकी सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आप लोग देखते हो कि बहुत सारे रीजन में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाया नहीं गया है, और बहुत सारे रीजन में ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपका जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इससे क्या हो पाएगा ना कि लास्टली जो क्लाइमेट चेंज का कंसर्न है और क्लाइमेट चेंज की जितनी भी बातें हैं उसको हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं टैकल कर पाएंगे। तो ये हमारे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग को भी पता है कि 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का हमारे यहाँ जो है ये टारगेट रखा गया है 2022 तक। तो इसलिए हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सके। साथ ही चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है इंडिया और इंडियन ओशन वाले रीजन में, उसको हम लोग और भी ज़्यादा यहाँ पे चेक एंड बैलेंस कर सकें। लेकिन इंडिया का क्या एफर्ट्स है इस एनर्जी कॉपरेशन को लेकर, तो आप लोग देखो कि हमारे कंट्री के द्वारा बहुत सारे ऐसे स्कीम्स, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी को और ज़्यादा डेवलप कर सके और ज़्यादा बढ़ा सके। हमारे द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एक प्रोग्राम लाया गया है। इसका फर्स्ट फेज़ अगर आप लोग देखो तो हमारा मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ये हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसका एम है कि 140 कंट्रीज़ को हम लोग को कनेक्ट करना है एक कॉमन ग्रिड से, और यहाँ पे हम लोग जो सोलर पावर है उसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इट मीन्स कि सबसे पहले तो हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में देख रहे हैं, जिसमें कि आपके बहुत सारे एशियन ग्रुप्स के जो कंट्रीज़ है वो मेनली आपको देखने को मिलेंगे। तो उनके साथ क्या होगा ना कि जैसे देखिए यहाँ पे आपके साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री है, यहाँ पे हमारा इंडिया है, तो हम लोग जो सोलर पावर के थ्रू सोलर एनर्जी जो यहाँ पे आपका जनरेट होता है, जिसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं, तो मान लीजिए कि कोई और कंट्री में कम जनरेट हुआ है, वहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारे यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो गया, तो हम लोग इस कंट्री को जो है ना जैसे फिलीपींस हो गया या फिर ब्रुनई हो गया, तो उनको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये सारी कंट्रीज़ जो है ना एक कॉमन ग्रिड से कनेक्टेड होंगे, और जिस कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी की कमी है उस कंट्री तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाएगी, और जिस कंट्री में ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट हो रहा है तो वो दूसरे कंट्री को बेच भी पाएंगे। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि एक सन, एक वर्ल्ड और वन ग्रिड से कनेक्ट करने की बात की जा रही है। ये टोटल आपका 3 फेज़ में स्टार्ट होगा।
तो फर्स्ट फेज़ हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। साथ ही क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 2019 है, जिसमें कि जो पावर है इंडिया और हमारे जो नेबरिंग कंट्री है ना, उनके बीच में हम लोग पावर को सेल और परचेज़ करेंगे, ये भी अलाउ कर दिया जाएगा। 2019 का ये कानून लाया गया है, बहुत ही बेटर है। हम और हमारे जो नेबरिंग कंट्री है जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान, साथ ही साथ हम लोग देखो नेपाल, भूटान और श्रीलंका है, इनके साथ हम लोग ये वाला काम करेंगे। इंडिया करेंटली देखो कि सप्लाई करते हैं ऑलमोस्ट इंटायर डिमांड जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट किसको किसको हम लोग देते हैं, तो हमारा प्यारा नेपाल और भूटान, ठीक है। तो नेपाल भी देखिए, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। नेपाल को कोई भड़का रहा है, इसलिए आज की डेट में थोड़ी सी हमारे रिलेशन डगमगा गई है, बट कोई नहीं, जो भड़का रहा है वो अगर लाइन से हट जाएगा तो फिर हमारे रिलेशन वैसे ही वापस आ जाएगी। तो इसलिए ट्रस्ट रखिए, हमारे पुराने रिश्तों पर हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए। बीच में कभी कभी हो जाता है कि मन मुटाव हो, लेकिन वापस वो रिश्ते ना फिर से लाइन पे आ जाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये है गवर्नमेंट के द्वारा आर्कटिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जा रहा है। जो आर्कटिक सर्किल है ना, वहाँ पे कुछ पॉलिसी लाई जा रही है। देख लेते हैं कि कैसी पॉलिसी बनाई जा रही है। सबसे पहले समझिए कि इस पॉलिसी का एम क्या है। पॉलिसी का एम यही है कि जो आर्कटिक रिसोर्सेज है उसको बेटर तरीके से यूज़ कर सके। साथ ही यहाँ पे एक बिल्डिंग कैपेसिटी पे फोकस किया जाएगा कि कैसे लेवल ऑफ इंगेजमेंट, इंडिया का जो लेवल ऑफ इंगेजमेंट है वो आर्कटिक रीजन में बढ़ा सके। इंडिया का जो आर्कटिक पॉलिसी है ना, वो आप लोग को 5 पिलर्स में देखने को मिलेगा। एक तो है साइंस एंड रिसर्च, दूसरा है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, फोर्थ वन इज़ गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, फिफ्थ वन इज़ नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये 5 ऐसी पिलर्स है जिसके ऊपर हम लोग जो है आर्कटिक पॉलिसी पे काम करेंगे। लेकिन ये समझिए कि इंडिया के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हम लोग क्यों आर्कटिक रीजन पे अपनी इंगेजमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आर्कटिक जो है ना, अर्थ की एटमॉस्फेरिक, ओशनोफेरिक, ओशनोग्राफिक और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। और ये जो एटमॉस्फेरिक हो गया, ओशनोग्राफिक हो गया, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हो गया, इसको अगर आर्कटिक रीजन इन्फ्लुएंस करता है तो उसका इम्पैक्ट हम लोग को इंडिया में देखने को मिलता है। क्योंकि काफ़ी इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है जो क्रिटिकली आस्पेक्ट है हमारे नेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी को लेकर, इसमें काफ़ी हद तक आप देखोगे कि चेंजेस होती है। यानी कि कुछ जो इफेक्ट इस आर्कटिक सर्किल से, आर्कटिक वाले रीजन से पड़ता है, तो ये जो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ये इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट होता है। और साथ ही जो चेंजेस आती है उसका हम लोग को इंडिया में भी वो चेंजेस देखने को मिलता है। आर्कटिक जो रिसर्च है वो आप लोग देखो, इससे क्या हो पाएगा कि जो मेल्टिंग रेट है हमारे हिमालयन ग्लेशियर्स का, उसको हम लोग स्टडी करने में काफ़ी हेल्पफुल हो पाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रही है, उस हिसाब से जो ग्लेशियर है वो यहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो उनका मेजर्स हमें इस आर्कटिक रीजन में ज़्यादा इस आर्कटिक रीजन के साथ अगर इंगेजमेंट रहेगी तो हमारे पास नॉलेज ज़्यादा होगा, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। इंडिया का इंटरेस्ट अगर आर्कटिक रीजन में देखें तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑयल और गैस का रिजर्व्स भी है। तो आप लोग को पता है कि जहाँ पे भी ऑयल और गैस की रिजर्व्स देखने को मिलते हैं हम लोग वहाँ पे हो लेते हैं, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग कम्प्लीटली अभी किसके ऊपर रियलाई करते हैं, हम लोग वेस्ट एशिया कंट्री के ऊपर रियलाई करते हैं, जो कि हमारा ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया है, जिससे कि हम लोग क्रूड ऑयल की और गैस की जो भी हमारी डिमांड है वो पूरा करते हैं। बट आप देखते हो कि वो इतना डिस्प्यूटेड रीजन है कि समटाइम्स वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट अराइज होते हैं, और जिसके कारण हमारे यहाँ जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, और हमारे यहाँ जो क्रूड ऑयल का परचेज और सेल है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। तो आज के भी डेट में आप लोग देख रहे हो कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट आपको पेट्रोल और डीजल की प्राइस देखने को मिलती है, और कुछ स्टेट में तो कुछ राज्य में कुछ जगहों पे पेट्रोल की प्राइस 100 रुपीज़ भी हो चुकी है। तो ये सारा कुछ फंडा है, हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों इस तरीके का फ्लक्चुएशन हो रहा है। आर्कटिक रीजन के बारे में समझिए। यहाँ पे ये रीजन है आर्कटिक सर्किल में, जो कि आपका नॉर्थ ऑफ एल्टीट्यूड 66 डिग्री नॉर्थ देखने को मिलेगा, जिसमें कि आर्कटिक ओशन है और ये आपका नॉर्थ पोल के साथ है। मच ऑफ द, अगर हम लोग ओशन देखें तो ये किसके किसके स्टेट के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो यहाँ पे आर्कटिक सर्किल जो होता है ना, उसमें आप देखोगे कि कनाडा, डेनमार्क, जो कि ग्रीनलैंड इसके अंदर भी आता है, नॉर्वे, रशिया और यूएस का अलास्का पार्ट आता है। आइए मैप में देख लेते हैं। देखिए इस मैप में देख लीजिए, ये है आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन में कौन कौन से कंट्री है यहाँ पे। सबसे पहले है रशिया, उसके बाद है आपका ये फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, एंड देन यहाँ पे आइसलैंड तो नहीं आता लेकिन हल्का सा पोर्शन ये टच होता है। फिर ये आपका डेनमार्क का ग्रीनलैंड आता है, एंड देन कनाडा वाली रीजन और यूएस का अलास्का वाला रीजन। तो इतने सारे कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे कि ये आर्कटिक वाले रीजन में आपका आता है। यहीं पे आपका आर्कटिक ओशन भी है। फाइन, तो ये समझ लिए। अब देखते हैं कि इंडिया और आर्कटिक का, यानी कि हम लोग का हिस्ट्री एक बार देख लीजिए, आर्कटिक रीजन के साथ हमारा कैसा रिलेशन है और कितना कॉपरेशन है। तो 1920 में हमारे द्वारा आर्कटिक के बीच में स्लैवर्ड
ट्रीटी को पेरिस में साइन किया गया था। 2007 में हमारा फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन हुआ था आर्कटिक में। उसके बाद 2008 में हम लोग एक रिसर्च बेस हिमाद्री में हम लोग सेटअप किए हैं, जो कि नॉर्वे में आता है। एंड देन हमारे यहाँ इंड आर्क को डिप्लॉय किया गया है 2014 में, एक मूड ऑब्जर्वेटरी है। साथ ही 2016 में हमारे द्वारा जो है एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी को सेटअप किया गया था। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग बराबर जो है 1920 जब आज़ाद भी नहीं हुए थे उससे पहले से हम लोग आर्कटिक रीजन पे ध्यान दे रहे हैं। अब आर्कटिक सर्किल के बारे में समझ लीजिए। ये एक हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, वो भी आर्कटिक कॉपरेशन का, जिसको यहाँ पे ट्विन मैंडेट ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दो एम के साथ इसको जो है आपका डेवलप किया गया है। क्योंकि आर्कटिक रीजन में आप लोग देख रहे हो कि एक तो वो बर्फीला रीजन है, इतना ज़्यादा ठंड है, तो एक अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी किया जाए, और सेकंड है कि सस्टेनेबल तरीके से डेवलप भी किया जाए। यहाँ पे 8 मेंबर स्टेट है जो कि परमानेंट पार्टिसिपेंट और कुछ ऑब्जर्वर भी हैं, जैसे कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, रशिया, यूएस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये मेंबर स्टेट है। और ऑब्जर्वेशन नेशन भी इंडिया है यहाँ पे, जो 2013 में हम लोग बने हैं। तो ये आपसे फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाएगा आर्कटिक सर्किल के बारे में कि इंडिया यहाँ पे परमानेंट मेंबर है या फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन नेशन है। तो हम लोग ऑब्जर्वेशन नेशन है। ऑब्जर्वेशन नेशन होने का मतलब ये है कि जब भी आर्कटिक सर्किल की काउंसिल की जब भी मीटिंग होगी तो उसमें हम लोग प्रेजेंट होंगे, बट जब हमें वोट देने का अधिकार वहाँ पे नहीं होगा। जब किसी बात पे वोट देना होता है ना, तो वो वोट देने का अधिकार ऑब्जर्वर नेशन को नहीं होता है। तो बस हम लोग वही है, ठीक है, हम लोग परमानेंट मेंबर नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, डेटा ऑफ 100 मिलियन क्रेडिट डेबिट कार्ड होल्डर लिक्ड ऑन डार्क वेब। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अवेयरनेस वाली ये आपकी टॉपिक है, और आप लोग कान और दिमाग खोल कर सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के डेट में हो क्या रहा है। नॉर्मल जब आप लोग गूगल पे जाते हो, कुछ भी आप सर्च करते हो, तो एक आपका वेब पेज ओपन हो जाता है, फाइन। लेकिन ये डार्क नेट है, जिसको हम लोग डार्क वेब भी कहते हैं। ये एक ऐसा इंटरनेट वाला आपका पेज है, ऐसा वेब है जो कि आपके डायरेक्ट किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चलता है। जैसे आज के डेट में आप विंडो यूज़ करो या फिर अपना मैक यूज़ करो या फिर एंड्रॉयड यूज़ करो, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये डार्क वेब नहीं चलते हैं। इसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर आता है जिसके तहत ये आपका डार्क वेब का जो वेब पेज है वो ओपन हो पाता है। और ये आपका जितनी भी गलत काम है दुनिया में, जितना भी इलीगल एक्टिविटीज़ है, वो सारे इससे होते हैं। सारा मनी लॉन्ड्रिंग का काम आपको देखने को मिलेगा, ट्रैफिकिंग की, टेररिज्म फंडिंग की, और आज के डेट में जो फ्रॉडरीज में हो रहा है, जितने हैकिंग वगैरह के काम हो रहे हैं, सब आप लोगों को ये डार्क वेब में देखने को मिलेगा। तो इससे आप लोग को अवेयर होने की ज़रूरत है। ट्रांजैक्शन डेटा जो आप लोग देखते हो, इट मीन्स कि जहाँ से भी आप लोग परचेज़ करते हो ऑनलाइन, जितनी भी वेबसाइट से परचेज़ करते हो, वो रिपोर्ट किया गया है अभी, जितनी भी ट्रांजैक्शन डेटा है, कि बेंगलुरु बेस्ड जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है या जस्ट पे है, उनके द्वारा अब ये ऑफ़र किया गया है कि वो इस चीज़ को, जितनी भी ट्रांजैक्शन है ना, उसको डार्क वेब में वो सेल करेंगे, बेचेंगे। तो डार्क नेट कहे या डार्क वेब कहे, बोथ आर सेम वर्ड। तो ये एक इनक्रिप्टेड नेटवर्क होता है इंटरनेट में। इनक्रिप्टेड कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को किसी कोडिंग में कन्वर्ट कर देना। इट मीन्स कि आपका अगर नाम है, कोई भी नाम है, मान लीजिए ये डार्क वेव ही है, तो डार्क वेव को जब यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, तो वो डार्क वेव नेम से नहीं होता, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इन अदर फॉर्म, इन कोड फॉर्म, दैट इज़ ABC और 1 2 3 जस्ट लाइक दिस, ओके। सो ये होता है आपका डार्क नेट, जिसमें कि इंक्रिप्टेड नेटवर्क होते हैं, वो भी इंटरनेट में। और इसको एक सर्च इंजन जैसे हम लोग यूज़ करते हैं गूगल, याहू, बिंग, तो उससे हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसके कंटेंट को एक्सेस सिर्फ एक स्पेशल सॉफ्टवेयर से ही कर सकते हैं, जो कि आपका टॉर होता है, द ओनियन रूटर, या फिर I2P है, इज इनविजिबल यहाँ पे इंटरनेट प्रोजेक्ट। तो ये सारे कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग डार्क वेव को एक्सेस कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि यहाँ लोग जो है अपने प्राइवेसी को मेंटेन कर पाते हैं, फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज़, स्पेशली जब भी वो विसल ब्लोअर इसको यूज़ कर सकते हैं। विसल ब्लोअर के बारे में हम लोग देखेंगे, अभी जनवरी मंथ की भी मैगजीन आ चुकी है, तो उसकी लेसन आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगी आजकल में। तो उसमें विसल ब्लोअर के बारे में डिटेल में बताया गया, तो उनके द्वारा ये यूज़ किया जाता है। हाउएवर आप देखोगे कि डार्क वेव जो है वो काफ़ी रेपुटेशन भी गेन कर रहा है, क्योंकि इसकी इलीगल एक्टिविटीज़ है। एक्चुअली इसको स्टार्ट ही किया गया था इलीगल एक्टिविटीज़ में, लेकिन कुछ अच्छे काम भी इसमें हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसको अच्छे के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आपका नेगेटिव काम के लिए ही यूज़ होता है, जैसे कि ड्रग्स डीलिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट के द्वारा कम्युनिकेट करना। तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें होती हैं। सरकार के द्वारा क्या स्टेप्स लिया जा रहा है जिससे कि डार्क वेव को यहाँ पे फाइट कर सके, तो सेंटर के द्वारा डायरेक्ट किया गया है सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कि वो इन सारे फॉरेन बेस्ड जो कंटेंट प्रोवाइडर है डेटा के और मेटा डेटा के, तो उसको वो कंट्रोल करे। साथ ही केरल पुलिस जो है उनके द्वारा एक स्पेशलाइज्ड डार्क नेट लैब को
साइबर डोम प्रोजेक्ट में आपका स्टैब्लिश भी किया गया है। तो हमारे इंडिया में केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए, जो हम लोग सरफेस वेव है, सरफेस वेव ओनली 4% होता है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर जाके ये डार्क वेव होता है जो कि 90% तक के यहाँ पे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। डार्क वेव है, एक तो डीप वेव है, सॉरी डीप वेव है, उसके अंदर सबसे लास्ट में जाकर आपका डार्क वेव होता है जो कि ये आपका इनक्रिप्टेड होता है, टॉर इनक्रिप्टेड साइट है। स्पेशली इसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही इसको एक्सेस कर सकते हैं जो कि 6% का होता है। फाइन, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। कुछ और भी छोटे छोटे न्यूज़ है जो कि देख लेते हैं। बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया गया है कि बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी को वो सेटअप करेंगे, वो भी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो 2014 में लाया गया था पीजे नाइक कमेटी के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही इससे क्या होता है ना कि बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो इंडिपेंडेंटली सारे बैंक को कंट्रोल करते हैं बिना किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन से। तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है कि गवर्नमेंट की जो स्टेक है इन सारे बैंक में वो स्ट्रैटेजिकली रिड्यूस्ड हो जाता है। इट मीन्स कि 51% तक यहाँ पे गवर्नमेंट की जो स्टेक होती है वो बैंकों में यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में अगर देखें तो बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को लॉन्च कर रहे हैं। इट मीन्स कि पहली बार जब कोई भी कंपनी बैंक अपनी शेयर पब्लिश करते हैं तो उसको हम लोग आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो इससे उनका बिजनेस बढ़ता है और एक्स्ट्रा इनकम आता है। तो यहाँ पे लिस्ट किया गया है बहुत सारे बैंकों को जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लाने का एम क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि छोटे छोटे फाइनेंस करने के लिए बैंक है जिनका मेन एम था फिनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों के साथ जोड़ना, इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक लाया गया था। स्मॉल फाइनेंस बैंक को किस कमेटी के द्वारा प्रपोज किया गया था? तो ये है नचिकेत मोर कमेटी। तो कमेटी का नाम आप लोग याद रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं सागरमाला सी प्लेन सर्विस। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इनिशिएट किया गया है ये प्रोसेस। सी प्लेन सर्विस है जो कि आप लोग देखते हो कि एक ऐसा एरोप्लेन होता है, एरो नहीं होता है, वो प्लेन होता है जो कि सी सरफेस में चलते हैं, जिसको हम लोग एरोड्रोम भी कहते हैं। ओके, तो अभी इसको लाया गया है और कहाँ पे? तो दिल्ली अयोध्या वाले रीजन में लाया गया है। साथ ही साथ इससे क्या होगा? इससे सबसे ज़्यादा आसान होगा कि जो रिमोट लोकेशन है उसको एक्सेस कर पाएंगे। ट्रैवल टाइम कम होगा क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे एरोप्लेन, आप लोग ट्रेन के कंपैरिजन में एरोप्लेन को ज़्यादा रेफर करते हो जस्ट टू सेव योर टाइम। तो वैसे ही आप लोग अगर बाय रोड अगर जा रहे हो तो आप लोग सी प्लेन से जाओगे तो आपकी टाइम भी कम होगी और साथ ही साथ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए ये बेटर ऑप्शन है। इससे टूरिज्म भी, आपका जो टूरिज्म है वो बूस्ट होगा और बिजनेस एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे ज़्यादा हो पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 40 इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशंस टू अंटार्कटिक लॉन्च्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इससे जो ऑनगोइंग एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट जो चल रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर, ओशन ऑब्जर्वेशन को लेकर, या फिर फूड या फ्यूल को रीसप्लाई करने की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे अब आपका एक्सपीडिशन चल रहा है। इंडियन आर्कटिक एक्सपीडिशन जो है 1981 में ही स्टार्ट हुआ था और इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम आप जानते हो कि 3 परमानेंट रिसर्च बेसिस है हमारा आर्कटिक वाले रीजन में, अंटार्कटिक वाले रीजन में, सॉरी आर्कटिक मैं तब से बोल रही हूँ, अंटार्कटिक वाले रीजन में हमारा 3 बेस है जो कि सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारत, ये याद रखना है, ठीक है। हिमाद्री हमारी आर्कटिक वाले रीजन में है और अंटार्कटिक वाले रीजन में हमारे 3 यहाँ पे रिसर्च बेस है जिसमें कि काफ़ी रिसर्च होते हैं कि अंटार्कटिक वाले रीजन में क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, हमारे जितने भी आइस शीट्स है उसका क्या हालचाल है, किस तरीके से आइस मेल्टिंग हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर रिसर्च होती है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल लेबोरेटरी, फिजिकल लेबोरेटरी, तो रिसेंटली इसको सेलिब्रेट किया गया है 75th फाउंडेशन डे और ये सबसे पुराना जो है नेशनल लेबोरेटरी है जो कि CSIR के तहत इसको सेटअप किया गया था। इसका मेन एम था कि स्ट्रेंथन करना है और जो फिजिक्स बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको और ज़्यादा एडवांस करना है, तो ध्यान रखिएगा। फिर है इंडियन पैंगोलियन, उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे मॉनिटर किया गया है, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो पैंगोलियन पोचिंग और ट्रेडिंग है उसको। पैंगोलियन कैसे होते हैं? ये टूथलेस होते हैं, इनमें दांत नहीं होता है और ये बरों में लीव करते हैं, नॉक्ट्रल होते हैं और ये एंट, ये सारी चीज़ों को बहुत ही फ्रीली वो खाते हैं। कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में? तो इंडिया के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में है। थ्रेट क्या है? इनको डर किस चीज़ से है? इनको मारा जाता है, पोचिंग किया जाता है, लोकल कंजप्टिव यूज़ के लिए लोग खाते हैं इसको, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन पैंगोलियन और चाइनीज़ पैंगोलियन की बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इट मीन्स कि इनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन आर लेस देन 250 एंड यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर, और ये इंडिया में पाए जाते हैं और बोथ आर लिस्टेड Schedule 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इट मीन्स कि इनके लिए हंटिंग एकदम प्रोहिबिटेड है और इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। IUCN की स्टेटस अगर देखें तो इंडेंजर्ड है, फाइन। ओह सॉरी,
इंडियन पेंगोलियन की अगर IUCN स्टेटस देखें तो ये इंडेंजर्ड है, बट चाइनीज़ पेंगोलियन ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये ध्यान रखिएगा। बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा जो कि अभी आपका चल रहा है, तो बर्ड फ्लू केसेस रिपोर्ट किए गए हैं बहुत सारे केरल के डिस्ट्रिक्ट में। बर्ड फ्लू, इसी को हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, एक वायरल डिजीज़ है जो कि काफ़ी तेज़ी से फैलता है, एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स और एनिमल्स में ये फैलते हैं। ये H5N1 है जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है बर्ड फ्लू का। और सारे जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं ना, वो आप देखोगे कि इससे ह्यूमन बींग में डिजीज़ नहीं होते, बट बर्ड फ्लू है जिससे कि कुछ ह्यूमन बींग भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। फाइन, तो ये हमारा 5 जनवरी का पूरी तरीके से ये आर्टिकल रहा। और अभी मुझे पता चला है कि आज ही मॉर्निंग में अपलोड कर दिया गया है विज़न IAS की जो जनवरी मंथ की मैगज़ीन है, तो आपको बहुत जल्दी उसकी भी लेसन सब आपको देखने को मिलेगा। हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते और नेक्स्ट हम लोग उस मैगज़ीन्स को देखते हैं, ठीक है। तो वेट कीजिए, कल तक या फिर आज रात तक मैं अपलोड करने का कोशिश करूँगी। सो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो यू कैन कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।